नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह और हम लोग लाइव आ चुके हैं। अगर लाइव हैं कोई है तो हमें बता दें कि हम लोग लाइव हैं या नहीं। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। और अगर हम लोग लाइव आ चुके हैं तो टीम पवन से पवन ओके, तो हम लोग लाइव आ चुके हैं। जैसा कि हमने ऑडियो देखा है, ऑडियो भी ठीक आ रही है। तो शुरू करते हैं आज का लाइव। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि काराकाट में पवन सिंह, और जो हमने शीर्षक रखा है आप भी अपनी राय दें और हम लोग इस नतीजे पे आए कि क्या काराकाट की किस्मत कैसे बदलने वाली है, क्योंकि चुनाव 1 तारीख को होना है और अभी भी मुझे लगता है कि वक्त है जहां पे हम इसको सही नतीजे तक हम लोग एक आकलन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शीर्षक रखा है, क्या है काराकाट सीट का सियासी समीकरण, और जो शीर्षक है वो है काराकाट में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई के बीच राजा राम सिंह की जीत की संभावना। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं काराकाट की लड़ाई, वो उसके बीच जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचना है वो सीपीआई के कैंडिडेट राजा राम सिंह को पहुंचेगा। एक बार हम लोग तीनों के इतिहास पे बात कर लें और आप लोग भी मुझे बताएं कि क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तीनों का इतिहास ये है कि सबसे पहले तो जो काराकाट है वो 2009 में ये लोकसभा बना है और मुझे लगता है कि 2009 के बाद 2014, 19 और ये चौथा लोकसभा इलेक्शन वहां हो रहा है। और लगातार ये सीट जो है वो कुशवाहा समाज के पास रही है, जदयू की सीट रही है। और पवन सिंह पहली बार हैं और उपेंद्र कुशवाहा एक बार वहां से जीत चुके हैं और उसी दौरान वो केंद्र में मंत्री भी थे गठबंधन में, और अभी वापस से वो एनडीए के प्रत्याशी हैं और मुझे लगता है कि एक मजबूत दावेदारी रख रहे हैं। और एक और कनेक्शन है हमारा और उपेंद्र कुशवाहा जी का, हमारा कहने का मतलब कि हमारे साथ आपका भी, जितने भी लोग वैशाली जिले से हैं उनका एक खासा रिश्ता है क्योंकि वो भी इस जिले से हैं। और हमारे जिले ने एक समय में 3-3, 4-4 मंत्री बिहार केंद्र सरकार में रहे हैं, चाहे वो पिछले ही सरकार में 2 मंत्री थे 2000 जो अभी सेशन है, इससे पहले जो था 19 वाले में, उससे पहले उपेंद्र जी रह चुके हैं। तो 3-3 मंत्री हमने दिया है, हमारे इस वैशाली की धरती ने दिया है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ऐसा हो, 2 या 3 मंत्री हमारे यहाँ से जाएं। खासकर इस जिले से अगर 40 लोकसभा सीट है उसमें अगर ऐसा होता है कि हमारे 2-2 मंत्री यहाँ से होते, बहुत गर्व की बात है। तो चलिए अब हम बात कर लेते, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और आप लोग भी अपने सवाल रखें जो आपको लगता है। सवाल वही है कि पहली बार पवन सिंह लड़ रहे हैं यहाँ से और उपेंद्र कुशवाहा एक बार मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जीत चुके हैं। और राजा राम सिंह की जो इतिहास है, वो जब उन्होंने 9 में इलेक्शन लड़ा था तो वो चौथे नंबर पे थे। 2014 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो 5वें नंबर पे थे और अभी जब वो इससे पहले 19 में वो तीसरे नंबर में थे। और ऐसा हो सकता है कि इस बार जो लड़ाई हो उसमें शायद वो सीट निकाल ले। और सारे पार्टियों का अलग अलग दावा है। एनडीए का कहना है कि बहुत बहुमत से उपेंद्र कुशवाहा वहां से सीट निकालेंगे। लगातार प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ जी और ऐसे कई बड़े नेता लगातार उन्होंने कैंपेन किया काराकाट में। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा साहब भी शायद आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजनाथ सिंह जी आए थे, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री जी आए थे और एक और बड़े लीडर हैं, अगर मैं मिस कर रहा हूं तो आप लोग बताएं लाइव के माध्यम से कि एक और आए थे, एक और बड़े लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी बड़े लीडर यहाँ से होके गए हैं उसका कुछ फायदा पवन सिंह को भी मिलेगा। मुझे लग रहा है कि जो लोगों का इमोशन है, जो लोगों का जुड़ाव है, वो पवन सिंह से लगातार हो रहा है। सबसे चर्चित चेहरा है पवन सिंह। अगर हम लोग काराकाट की बात करें तो सबसे चर्चित चेहरे में से, यानी 40 सीटों में से अगर सबसे ज्यादा जो बात हो रही है उसमें से एक पवन सिंह की चर्चा जो है वो बहुत
जोरों से हो रही है, क्योंकि एक भोजपुरी के लोकप्रिय गायक रहे हैं, अभिनेता रहे हैं भी। बहुत सारे रिकॉर्ड है इनके नाम, और भोजपुरी को एक स्थान दिलाया है इन्होंने, और एक मुकाम पे है अभी। कल ही, एक दिन पहले ही, पवन सिंह एक कैंपेन के लिए खुद खेसारी लाल यादव यहाँ से कैंपेन करके गए। और ये सब जो समीकरण है, क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से 3 सांसद पहले ही दिल्ली जा चुके हैं और ये चौथे हैं। तो कई आरोप प्रत्यारोप इन पे लगते आ रहे थे। कई लोगों का कहना था कि मुझे लगता है कि ये नाचने गाने वाले हैं और नचनिया गवैया है। तो लेकिन ये आरोप कहीं भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इससे पहले ही भाजपा में 3 सांसद दे चुके हैं, तो वो भी वही है जो आज पवन सिंह के लिए कमेंट आ रहा है। दूसरा, ये जो लगातार बड़े कैंपेन हुए हैं उसका भी कुछ फायदा पवन सिंह को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई के बीच जो समीकरण कहता है उसमें राजा राम सिंह की जीत की संभावना भी बन सकती है। क्योंकि जो जातीय समीकरण है उसमें कोयरी कुशवाहा 2 लाख पे, यादव 2 लाख पे, राजपूत 2 लाख पे, और ये जो चारों समीकरण है वो 2-2 लाख पे है। तो जो वोटिंग परसेंटेज है, अच्छा एक और समीकरण इसलिए कहता है कि शायद मुझे लगता है कि 2 जिला है लोकसभा के अंदर, यानी विधानसभा की बात करें तो, और 6 विधानसभा में ऑलमोस्ट राजद के पास वो सीट है। शायद वो 2000 जदयू से लीड करके उन्होंने ऑलमोस्ट सीटों पे विधानसभा में राजद है। तो ऑब्वियसली कि अगर सीपीआई राजा राम सिंह अगर इंडिया अलायंस के हिस्सा है तो उसका एक खासा समर्थन मिलेगा। तो अगर हम कुशवाहा और इनकी वोट की बात ना करें और हम एकमुष्ट यादव की वोट की बात कर ले, जो कहीं ना कहीं राजद का एक कोर वोटर रहा है, तो वो पूरी तरह जाएगा सीपीआई के राजा राम सिंह को। तो अगर 2 समीकरण एक साइड आते हैं तो वैसे ही वो जो भार है वो 4 लाख के आसपास हो गए। और जो विनिंग रेशियो है, परसेंटेज 47 के आसपास है। मुझे लगता है कि 3,51,000 वोट पे पिछली बार जीत चुके थे प्रत्याशी जो है जदयू के। तो इस बार भी वो जो 4 लाख का आंकड़ा अगर जो भी पार करता है तो वो सीधा सीधा जीतता है यहाँ से। अब देखना दिलचस्प ये है कि जो भीड़ पवन सिंह के साथ चल रही है, क्या वो भीड़ को कन्वर्ट कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है पवन सिंह के लिए कि लगातार जो उन पे आरोप है कि ये जो भीड़ उनको देखने के लिए आई है, क्या वो वोटर है, क्या वो वोट करेगी। दूसरा, लोगों का कहना है कि जो 12 साल 14 साल 16 साल के बच्चे हैं जिनका वोटर आईडी है ही नहीं, वैसे उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन शायद मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसमें ऐसा नहीं है। पवन सिंह लगातार घूम रहे हैं, जिसका असर उनको मिलेगा। महिलाओं में चर्चित है पवन सिंह। पवन सिंह के चेहरे को लोग जानते हैं फिल्मों के माध्यम से, नाम सुना है। तो जो एक फीमेल का कोर वोट बैंक है, वो जो हमेशा जदयू के साथ रहा है, वो वोट बैंक जो है शायद उसको इन्फ्लुएंस कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं फिर बोलता हूं कि चाहे वो राजद हो चाहे वो भाजपा हो, जो महिला वोटर है, जो महिलाएं हैं, चाहे वो माताएं बहनें जो भी हैं, उस वोट को पवन सिंह ने मुझे लगता है इन्फ्लुएंस कर लिया। अब कोई भी लास्ट मोमेंट पे मुझे नहीं लगता कि उसको कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ये लोकसभा काफी नया है, 2009 में तो ये बना ही है, लोगों ने बहुत कम यहाँ वोट डाले हैं। तो जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी एक निर्णय ली थी कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे उनका फोटोग्राफ्स भी उस पर रखा जाएगा। जैसा कि जो छाप है उनका 13 प्रत्याशी है और शायद 12वें नंबर पे है वो, तो जो भी उनका शायद कैची छाप उनको मिला है तो उसके बगल में फोटो, हालांकि ये सिर्फ निर्दलीय के साथ नहीं है, बड़ी पार्टियों के साथ भी है कि वो फोटो मिलता है। अब जब जो लोग नए लोग हैं वो जब वोट करने जाते हैं और वो काफी पैनिक होता है वो सिचुएशन। हम लोग भी जब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जब हम लोग वोट करने जाते हैं तो काफी लोग नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि लोग लगातार क्यू में रहते हैं। आप एक प्रेशर होता है कि आप फटाफट खोजे और डाले, और वो 12-13 में खोजना होता है। तो जो लोग क्या करते हैं कि या तो ऊपर से किसी को दबा दिया, नीचे से किसी को दबा दिया,
लेकिन पवन सिंह के साथ एक फायदा क्या है कि उनके चेहरे को लोग जानते हैं, तो जो भी ऐसी माताएं बहनें जो चाहे वो कोई भी पार्टी दल लेके उनको जाता है पोलिंग बूथ तक, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो जो जिनको वो जानते हैं उनको वो पिक करते हैं। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं जानते या राजा राम सिंह को लोग नहीं जानते, जानते हैं, बेशक जानते हैं, पर एक जो मास लेवल पे जो पॉपुलैरिटी है पवन सिंह की, उसको शायद नकारा भी नहीं जा सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी दल का हो। कई आरोप है, कौन किस पर भारी, ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। काराकाट बहुत चर्चित सीट है, तो कई आरोप है, कौन किस पर भारी है। लोगों का एक मेरे पर्सनल कॉल पे एक कॉल आ रहा है। मैं बता दूं कि शायद जो भी आपके सवाल है वो इस पे लाइव पे ही रखें। हाँ, भाजपा का एक दावा है कि जो जो लगातार, अच्छा, भाजपा ने भी अभी जो लगातार कैंपेन किया वो कहीं ना कहीं सीपीआई माले या जो उनका इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस पे कैंपेन लोग कर रहे हैं, पर क्योंकि ये कैंडिडेट नया है तो शायद आप उसके बारे में बहुत कुछ बोल भी नहीं सकते, और क्योंकि ये निर्दलीय प्रत्याशी है तो एक एक सर्टेन ग्रुप का इमोशन जगा है, और हो सकता है कि जो ये 400 पार का नारा है भाजपा का, एनडीए का, उसमें काराकाट सीट निकालना मुश्किल हो सकता है। वैसे तो सारे ही सीटों पे इस बार कंपटीशन है। इस बार दो आंकड़े हैं, या तो आप 40 का में 39 का जो रिकॉर्ड है वो आप भले छोटे ही मार्जिन से रही सही, वो आप वापस से मेंटेन रखोगे, और नहीं तो क्या होगा कि 40 में 13 से 15 सीटें जो है वो शायद इंडिया अलायंस लेके जाएगी। उसमें से एक सीट तो गारंटी है कि जो काराकाट का सीट है वो कहीं ना कहीं फंस रहा है पूरी तरह, या तो ये भाजपा के हाथ से जाएगा, एनडीए के हाथ से जाएगा, और एट द सेम टाइम या तो ये इंडिया अलायंस को जाएगा, या अगर लोगों ने स्टैंड ले लिया। मैं एक और जो मुझे लगता है कि काराकाट में लोगों को बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा, जितने भी समीकरण है, कि आप जिसको भी चाहे वो राजा राम सिंह हो। मैं बेशक कहता हूं कि अगर आप चाहें तो एक मुश्त वहां वोट करें राजा राम सिंह को, या आप पवन सिंह को एक मुश्त वोट करें, या आप उपेंद्र कुशवाहा को वोट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, जो समीकरण है उसमें चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, और लोकतंत्र में ऐसा होगा कि वोट जो है आपका वो बर्बाद हो जाएगा। ये एक अपील टीम पवन की तरफ से है कि आप जिसको भी वोट करें उसको एक मुश्त करें, क्योंकि यही जो डिसीजन है आपका वो मुझे लगता है कि सही होगा। आपको वोटर को बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि वो किसको चाहते हैं सांसद के रूप में। कई मुद्दे हैं वहां, विकास का मुद्दा है, और एक और दावा किया जा रहा है कि काराकाट को इससे पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से पवन सिंह ने नॉमिनेशन भरा है, ये एक नैरेटिव चल रहा है कि उससे पहले शायद आम जनता को काराकाट नहीं पता था, और जैसे ही एक सैंडल पे पवन सिंह ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो काराकाट से लड़ रहे हैं, एकदम से पूरे बिहार, भारत और उससे बाहर भी लोग काराकाट को जानने लगे। इसमें सच्चाई तो है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग इतने लोकसभा के बारे में जानते थे, पर शायद हमारे नजर से भी काराकाट दूर था, ऐसे बहुत सारे लोगों की नजर से दूर था। बहुत कम लोगों को पता था कि ये 2009 में ये लोकसभा बना ही है, उससे पहले ये लोकसभा का हिस्सा नहीं था। ऐसे कई जो दावे हैं वो पवन सिंह की तरफ से किए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का लगातार दौरा चल रहा है। लंबे एक टाइम के वो सांसद रहे हैं, 5 साल वो मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया होगा। उन्हें उम्मीद है कि जो अलायंस है, जो पूरे भारत में इंडिया वर्सेस इंडिया अलायंस है, उनका फायदा उनको मिलने वाला है। सीपीआई के राजा राम सिंह बहुत प्रोग्रेसिव है, वो लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे हैं जब से ये लोकसभा बना है, और इस बार क्योंकि इंडिया अलायंस एक अच्छे पोजीशन में है, उसका फायदा उनको सीधे तौर पे मिलना है, क्योंकि एक समाज का वोट उनको मुश्त मिलेगा। लेकिन वो भी समीकरण खेसारी के आने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। एक कहा जा रहा था कि जो समीकरण है, जो राजद का वोट बैंक है, शायद उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया खेसारी ने यहाँ आकर। कई और आंकड़े हैं, कई लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह एक ब्लफ है, एक
बीजेपी का ही एक अलायंस का हिस्सा है, कहीं ना कहीं अगर वो जीतते भी हैं तो बीजेपी में जाते हैं। ये भी क्योंकि लाख वो दोनों मैदान में है, पर पवन सिंह भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं भाजपा पे, भाजपा वाले भी बच रहे हैं पवन सिंह पे बोलने से। वो लगातार इंडिया अलायंस के लिए बोल के जा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि जो सबसे मजबूत दावेदारी वहां रख रहे काराकाट में वो पवन सिंह है, ना कि सीपीआई के कैंडिडेट है। ठीक है, रिजल्ट जो भी हो, पर ये दोनों एक दूसरे से बोलने में बच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो भी नतीजा हो, अगर वहां से उपेंद्र कुशवाहा जीत कर आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, तो वो भी भाजपा का हिस्सा होंगे जैसा कि अलायंस है। और अगर पवन सिंह जीत कर आते हैं तो वो भी भाजपा का अलायंस होंगे। हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी के पद से, प्रभार से, लेकिन उसका असर मुझे लगता है कि जो भी हो लोगों को स्पष्ट क्लियर होना होगा। चलिए अब हम लोग लाइव को यहाँ खत्म करेंगे और जानेंगे आपकी राय कि 1 तारीख को जो वोटिंग होनी है अंतिम चरण की में जो वोट पड़ना है काराकाट में, पाटलिपुत्रा में, ऐसे कई अहम सीटों पे बिहार के, उस पे हमने चर्चा की। काराकाट सीट बहुत हॉट सीट था, इस पे हमने चर्चा की। हमने समीकरण की बात की कि जो जातीय समीकरण है उसमें 2-2 लाख पे सब है, चाहे वो कोयरी कुशवाहा का वोट हो वो 2 लाख पे है, राजपूतों का वोट 2 लाख पे है, यादवों का वोट 2 लाख पे है। तो ये जो समीकरण है, 3-3 कैंडिडेट एक ही समाज से हैं, पवन सिंह अलग से आ रहे हैं, उसके बावजूद राजद का एक कोर वोट बैंक है, एनडीए का एक वोट बैंक है। तो ये जो पूरा समीकरण है इसको साधना बहुत दिलचस्प रहेगा। और मुझे लगता है कि 4 तारीख को जो काउंटिंग और निर्णय आना है उसमें सबसे ज्यादा जो हॉट सीट बन के रहेगा, उस हॉट सीट में वन ऑफ द हॉट सीट होगा काराकाट, क्योंकि सारण का एक हॉट सीट है, अभी वैशाली हॉट सीट पे है, हाजीपुर हॉट सीट पे है और काराकाट भी हॉट सीट पे है। पप्पू यादव वाली सीट जो है वो हॉट सीट पे है। क्या होगा, कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा, नए चेहरे मतलब जो पिछले 1-2 बार से नहीं आ पा रहे। मैं बात कर रहा हूँ पप्पू यादव की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्या पप्पू यादव भी सफल हो पाएंगे अपने इस पूरे मिशन में, क्योंकि उनका पहले ही फेज में हो चुका था। इन तमाम हॉट सीट के बीच केंद्रित है वैशाली जिला। और मैं फिर एक विषय को रखना चाहूंगा। एक युवा है, हाल में ही 2 दिन पहले एक दुखद खबर हम लोगों को मिली कि वैशाली जिले का एक लड़का जो छात्र राजनीति में बहुत अच्छा कर रहा था, अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम को देकर अंतिम दिन वो देने गया था और पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज का छात्र था, पटना यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज में, आई थिंक, शायद मैं गलत नहीं हूँ। तो वहाँ जब एग्जाम दे के बाहर निकल रहा था तो कई अनजान चेहरे, नकाबपोश चेहरों के द्वारा ऐसी दुर्घटना होती है कि जिसमें उनकी हर्ष की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुखद है, इस पूरे जिला के लिए बहुत दुख की बात है, युवाओं के लिए दुख की बात है। और कहीं ना कहीं ऐसे नए लड़के और ऐसे जब दुर्घटना की खबर आती है तो बहुत दुख होता है। वैशाली जिला लगातार भारतीय राजनीति में एक अहम हिस्सा रख रहा है, चाहे हम वैशाली जिले के लोकसभा के सीट की बात कर ले, चाहे वैशाली जिले का ही हाजीपुर की सीट की बात कर ले, क्योंकि हाजीपुर लगातार केंद्र को एक मंत्री लंबे समय से देते आए हैं। हाजीपुर से ही एक जुड़ाव रहा है उजियारपुर का। और अभी हाल फिलहाल ही अभी पिछले ही मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री थे हमारे नित्यानंद राय जी। और चिराग पासवान जी की बात कर ले, वीणा देवी की बात कर ले, या हम इस बार के समीकरण में मुन्ना शुक्ला जी की बात कर ले, या शिवचंद्र राम जी की बात कर ले, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर ले, तो ये तमाम लोग जो भारतीय राजनीति में एक चाहे हम दिवंगत रामविलास जी की बात कर ले, या हम पारस जी की बात कर ले, या हम दिवंगत राजद के फाउंडर जो है हमारे रघुवंश बाबू जी की बात कर ले, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे, बड़े लीडर है जो वैशाली जिले ने दिए हैं। और भी कई चेहरे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा। तो ऐसे और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र की जननी रही है ये वैशाली। तो वैशाली का एक अपना गौरव है और देखना है कि वैशाली के जो कई लाल है, चाहे वो वैशाली लोकसभा की बात कर ले कि, या हम वैशाली के लाल उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर ले, या हाजीपुर का बेटा कहने वाले शिवचंद्र राम जी की बात कर ले, या
चिराग पासवान जी की बात कर ले, ये जो लगातार जो दावा है वैशाली के लाल का, वैशाली के बेटा का, ये दोनों ही पक्ष रख रहे हैं और कई अलग अलग मायनों में इन लोगों ने अपने सामर्थ्य को मतलब साबित भी किया है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि जो वैशाली के एक लाल है उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या काराकाट में उनकी विजय होती है या नहीं, या काराकाट में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी की लड़ाई के बीच में राजा राम सिंह की कहीं जीत की संभावना दिख रही है। जो भी होगा, अब बहुत कम वक्त है, 4 तारीख को निर्णय आना है। मैं फिर एक बार अपील करूंगा कि निर्णय चाहे जो भी हो, पक्ष या विपक्ष, और जितने भी हमारे जनता है, जितने भी हमारे लोग हैं, सब एक प्यार का माहौल बनाए रखें, सौहार्द ना बिगाड़े और रिजल्ट का स्वागत करें, चाहे जिसके भी पक्ष में है। लोकतंत्र की यही पावर रही है, लोकतंत्र का यही एक खूबसूरती रही है। और इसी के साथ मैं इस लाइव को एंड करता हूं। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी पे। और कौन किस पे भारी, ये जो हमने आज का मुद्दा रखा था पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच में, इसी लाइव के बीच में हमारी बेटी आ चुकी है जो हमें कुछ खाने के लिए इनवाइट कर रही है, क्योंकि वो लगातार देख रही है कि पापा लाइव पे हैं, तो आ रहे हैं बेटा। तो बेटियों की बात सबसे पहले सुननी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग लाइव को एंड करते हैं। और नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। और लगातार जुड़े रहे। 4 तारीख को हम लोग निर्णय के साथ आएंगे और अगली बार मैं लाइव आऊंगा हाजीपुर के एग्जिट पोल को लेके कि क्या है हाजीपुर का मिजाज। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, सबा खैर।